गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर रविंद्र कुमार शर्मा, सहायक आचार्य, व्यवसाय प्रशासन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बीकॉम थर्ड ईयर के समस्त छात्र एवं छात्राओं, आज मैं आपको व्यवसाय प्रशासन विषय का पेपर फर्स्ट क्रियात्मक प्रबंध का टॉपिक मूल्य नीतियाँ तथा व्यूह रचनाएँ, प्राइसिंग पॉलिसीज एंड स्ट्रेटजीज, ये आपके महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के सिलेबस में के अनुसार है और आज हम इसको अब ई कंटेंट के माध्यम से पढ़ाने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं ये प्राइसिंग पॉलिसीज और स्ट्रेटजी प्राइसिंग चैप्टर का ही भाग है, मूल्य निर्धारण का ही भाग है। अब इसमें कोई भी संस्था अपने उत्पाद अथवा सेवा को बाज़ार में लाने के लिए, बाज़ार में प्रचलन में करने के लिए, बाज़ार में अपने उत्पाद अथवा सेवा को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार की मूल्य नीतियाँ तथा व्यूह रचनाएँ बनाती हैं। अब इन मूल्य नीतियाँ एवं व्यूह रचनाओं को हमने 4 प्रकार के मूल्य नीतियाँ एवं व्यूह रचनाएँ इस टॉपिक में बताई गई हैं। पहली है इसमें नवीन उत्पाद या बाजार प्रवेश मूल्य नीतियाँ एवं व्यूह रचनाएँ। इसके अंतर्गत आपके 2 प्रकार की हैं, मलाई उतार मूल्य नीति तथा बाजार भेदन या भेदन मूल्य नीति। दूसरी है उत्पाद मिश्रण मूल्य नीतियाँ एवं व्यूह रचनाएँ। इसके अंतर्गत उत्पाद श्रृंखला मूल्य नीति, वैकल्पिक उत्पाद मूल्य नीति, पूरक या संबद्ध उत्पाद मूल्य नीति, उप उत्पाद मूल्य नीति और उत्पाद समूह मूल्य नीति। तीसरी प्रकार की है इसमें विशिष्ट मूल्य नीतियाँ एवं व्यूह रचनाएँ। इसमें भी 6 प्रकार की मूल्य नीतियों का वर्णन किया गया है। और चौथी है मूल्य समायोजन नीतियाँ एवं व्यूह रचनाएँ। हम अब इसका एक एक का अध्ययन करते हैं। पहले देखते हैं नवीन उत्पाद या बाजार प्रवेश मूल्य नीतियाँ व्यूह रचनाएँ क्या हैं। नवीन उत्पाद से तात्पर्य ऐसे उत्पाद से है जिसे बाजार में पहली बार प्रवेश करवाया जा रहा है। ऐसे उत्पाद 2 प्रकार के हो सकते हैं, विद्यमान उत्पाद की नकल वाला उत्पाद और दूसरा अभिनव उत्पाद अर्थात नया उत्पाद। अब विद्यमान उत्पाद की नकल करने वाले उत्पादों में जब कोई संस्था किसी विद्यमान उत्पाद को नकल करके किसी उत्पाद का विकास करती है तो उसे बाजार में प्रवेश कराने तथा जमाने के लिए उचित रणनीति अपनानी पड़ती है। सामान्यतः इसमें प्रीमियम या उच्चतम मूल्य रणनीति भी अपनाई जा सकती है। दूसरी है मितव्ययी मूल्य रणनीति भी अपनाई जा सकती है। तीसरा है इसमें अच्छी उपयोगिता रणनीति भी अपनाई जा सकती है और अधिक मूल्य रणनीति, ये भी रणनीति अपनाई जा सकती है। और अभिनव उत्पाद में अभिनव उत्पाद या नवाचार वाले उत्पादों से तात्पर्य ऐसे उत्पादों से है जो पहले कभी बाजार में उपलब्ध नहीं थे तथा जिनका मूल्य निर्धारण पहली बार ही किया जा रहा है। ऐसे उत्पादों के लिए निम्नांकित 2 रणनीतियाँ अपनाई जाती हैं। पहली है मलाई उतार मूल्य नीति। कई संस्थाएं जब किसी नवीन उत्पाद को आविष्कार करती हैं तो वे बाजार की मलाई उतारने की रणनीति अपनाती हैं। इस रणनीति के अंतर्गत सर्वप्रथम उत्पाद के प्रवेश के समय बहुत अधिक मूल्य रखते हैं, तत्पश्चात वे इस मूल्य को प्रतिस्पर्धी के बढ़ने के साथ साथ क्रमागत रूप से घटाते हैं। इस प्रकार वे बाजार की परत दर परत मलाई उतारते रहते हैं। दूसरी है इसमें बाजार भेदन या भेदन मूल्य रणनीति।
इसी के अंतर्गत बाजार भेदन मूल्य नीति के अंतर्गत नए उत्पाद को बाजार में प्रवेश कराने तथा जमाने के लिए उसका प्रारंभिक मूल्य अपेक्षाकृत कम रखा जाता है। इससे नया उत्पाद बाजार को भेद कर उसमें प्रवेश कर सकता है। इस मूल्य नीति से क्या फायदे हैं? नए उत्पाद को बाजार में आसानी से प्रवेश दिलाया जा सकता है। शीघ्र विक्रय की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। उत्पाद का बाजार भाग बनाया रखा जा सकता है। इस प्रकार नवीन उत्पाद या बाजार प्रवेश मूल्य नीति तथा व्यूहरचनाएं का वर्णन दो प्रकार से है। इसमें मलाई उतार मूल्य नीति और दूसरी है बाजार भेदन मूल्य नीति। दूसरी इसका मूल्य नीतियाँ व्यूहरचना में उत्पाद मिश्रण मूल्य नीतियाँ एवं व्यूहरचनाएं। जब कोई उत्पाद किसी उत्पाद मिश्रण का अंग या हिस्सा हो तो उसके मूल्य निर्धारण के लिए भिन्न प्रकार की रणनीति अपनाई जाती है। ऐसे उत्पाद के मूल्य निर्धारण में इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि उत्पाद मिश्रण का लाभ अधिकतम हो जाए, चाहे किसी विशिष्ट उत्पाद का मूल्य कम ही क्यों ना रखना पड़े। किंतु ऐसी स्थिति में किसी एक उत्पाद का मूल्य निर्धारित करना सरल नहीं होता है। अब इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की रणनीतियों का अपन अध्ययन कर सकते हैं। इसमें पहले है उत्पाद श्रृंखला मूल्य नीति। उत्पाद श्रृंखला मूल्य नीति वहाँ अपनाई जाती है जहाँ संस्था उत्पादों की संपूर्ण श्रृंखला का निर्माण करती हो। ऐसी दशा में उत्पाद श्रृंखला के विभिन्न उत्पादों के बीच क्रमागत मूल्य कदम निर्धारित किए जाते हैं। दूसरी इसमें विकल्प उत्पाद मूल्य नीति। कई संस्थाएं ऐसे उत्पादों का निर्माण करती हैं जो मूल उत्पादों के साथ खरीदे भी जा सकते हैं। इनका खरीदना अनिवार्य नहीं होता है। जैसे कार बनाने वाली कंपनी कार स्टीरियो को निर्माण भी करती है, जिसे ग्राहक चाहे तो खरीद सकता है और चाहे उसको नहीं खरीद सकता है। तीसरी है इसमें पूरक या संबद्ध उत्पाद मूल्य नीति। कुछ उत्पाद मूल्य उत्पाद से संबद्ध या उसके पूरक होते हैं। उदाहरणतः रेजर के लिए ब्लेड, कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर आदि। संस्थाएं सामान्यतः मूल उत्पाद का मूल्य कम रखती हैं तथा संबद्ध या पूरक उत्पाद का मूल्य अधिक रखती हैं। और तीसरी है इसमें चौथी है इसमें उप उत्पाद मूल्य नीति। इसमें क्या है, कई उत्पादों के प्रसंस्करण से उप उत्पाद उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे चीनी के उत्पादन में गन्ने के छिलके, शीरा आदि। यदि इनकी मांग या उपयोग नहीं होता है तो चीनी का मूल्य बढ़ सकता है, किंतु इनको अच्छे मूल्य पर बेचा उपयोग किया जा सकता है तो वे उप उत्पाद भी लाभदायी हो सकते हैं। ये नीति भी अपनाई जाती है। और इसी में पांचवी है उत्पाद समूह मूल्य नीति। कभी कभी कुछ संस्थाएं अपने विभिन्न उत्पादों का समूह बनाती हैं और उनको कम मूल्य पर उपलब्ध करती हैं। जैसे एक रेडीमेड कपड़ों वाली संस्था सूट, कमीज, टाई आदि को एक साथ कुछ कम मूल्यों पर बेचने का प्रस्ताव कर सकती है। इसी प्रकार टेस्ट मैच के सीजन टिकट दैनिक टिकटों से सस्ते बेचे जा सकते हैं। इस तरह से इसमें हमने 5 नीतियों का वर्णन किया है। तीसरी प्रकार की है विशिष्ट मूल्य नीतियां या व्यूहरचनाएं। विशिष्ट मूल्य नीतियां व्यूहरचनाएं क्या होती हैं? ये विद्यमान मूल्यों पर पुनर्विचार करने की दृष्टि से कई मूल्य नीतियों एवं रणनीतियों पर विचार करना पड़ता है। इनमें प्रमुख रणनीति विभिन्न प्रकार की हैं। जैसे पहला है एक समान मूल्य नीति। एक समान मूल्य नीति के अंतर्गत समान मात्रा में माल क्रय करने वाले सभी ग्राहकों से एक समान मूल्य वसूल किया जाता है, इसलिए इसे अपरिवर्तनशील मूल्य नीति भी कहते हैं। इस नीति को
अपनाने से ग्राहकों को मोल भाव नहीं करना पड़ता है। किसी भी ग्राहक को अधिक मूल्य वसूलने की शिकायत नहीं होती है। लोग संस्था पर विश्वास करने लगते हैं तथा संस्था की ख्याति बढ़ती है। विशिष्ट मूल्य नीति में दूसरी है एकल मूल्य नीति। कुछ संस्थाएं अपने सभी उत्पादों का एक ही मूल्य निर्धारित करती हैं, जैसे हर उत्पाद का मूल्य 10 रुपये। ऐसी मूल्य नीति केवल फुटकर व्यापारियों के लिए ही उपयोगी है। वैसे आजकल एक मूल्य की दुकानें भी स्थापित होने लगी हैं, जिनमें उपलब्ध प्रत्येक वस्तु का मूल्य समान होता है। विशिष्ट मूल्य नीतियों में तीसरी प्रकार की है मूल्य श्रृंखला नीति। इस नीति के अंतर्गत संस्था अपने सभी उत्पादों को कुछ वर्गों में बांट देती है। प्रत्येक वर्ग के उत्पादों का एक ही मूल्य निर्धारित कर देती है। जैसे एक खेल कूद के सामान का दुकानदार जूतों, मोजों, टी शर्ट, रैकेट आदि उत्पादों के विभिन्न वर्ग बना देता है। अब प्रत्येक वर्ग के उत्पादों का एक विशेष मूल्य निर्धारित कर देता है। जैसे जूतों का मूल्य 200 रुपये है। अब कोई भी क्रेता उपलब्ध जूतों में से कोई भी जोड़ा 200 रुपये में खरीद सकता है। यह नीति ही केवल फुटकर व्यापार ग्राहकों के लिए ही उपयुक्त हो सकती है। अगली है इसमें चौथी विशिष्ट मूल्य नीतियों में विषम या अनोखी मूल्य नीति, ओड प्राइसिंग पॉलिसी। इस नीति के अनुसार उत्पाद का मूल्य विषम या अनोखा रखा जाता है। जैसे 19 रुपये 55 पैसे या 1999 रुपये आदि। इसे ही मनोवैज्ञानिक मूल्य नीति भी कहते हैं। इस मूल्य नीति से ग्राहक मानसिक रूप से ये समझता है कि मूल्य 20 रुपये या 2000 रुपये से कम है। विशिष्ट मूल्य नीतियों में पांचवी है लोचशील या परिवर्तनशील मूल्य नीति। इस नीति के अनुसार समान प्रकार के ग्राहकों से भिन्न भिन्न मूल्य वसूल किए जाते हैं, चाहे सभी ग्राहक समान मात्रा में माल ही क्यों ना खरीदते हों। जैसे उदाहरण के लिए प्रत्येक ग्राहक से वसूल किया जाने वाला मूल्य भिन्न होता है। ग्राहक की सौदेबाजी की क्षमता, व्यापारी से ग्राहक का प्रत्यक्ष संबंध इत्यादि बातों से यह मूल्य भिन्न भिन्न हो सकता है। अगली है इसमें विशिष्ट मूल्य नीतियों में लीडर मूल्य नीति। इस नीति को प्राय फुटकर व्यापारी अपनाते हैं। फुटकर व्यापारी जब अपना कारोबार प्रारंभ करते हैं तब कुछ प्रमुख उत्पादों का प्रारंभिक मूल्य कम रखते हैं। यही लीडर मूल्य नीति कहलाती है। कभी कभी प्रमुख उत्पाद का मूल्य लागत से भी कम रखा जा सकता है, तो इसे हानि लीडर मूल्य भी कहते हैं। लीडर का या प्रमुख उत्पाद काफ़ी जाना माना एवं बहुत परिचित ब्रांड का होना चाहिए। ऐसा उत्पाद बार बार खरीदा भी जाता हो। ऐसे उत्पाद को क्रय करने के लिए ही ग्राहक बार बार आते हैं। परिणाम स्वरूप वे संस्था के स्थायी ग्राहक बन जाते हैं। अगले चौथी नीति है भी प्राइसिंग। आपके मूल्य नीतियाँ तथा व्यूहरचनाओं में मूल्य समायोजन नीतियाँ एवं व्यूहरचनाएँ। संस्थाओं को अपने उत्पादों के आधारभूत मूल्य को ग्राहकों की प्रकृति, परिवर्तित परिस्थितियों आदि के अनुसार समायोजित करना पड़ता है। इस समायोजन की प्रमुख नीतियाँ तथा व्यूहरचनाएँ निम्नलिखित हैं। जैसे पहला है इसमें बट्टा तथा भत्ता मूल्य नीति, डिस्काउंट एंड अलाउंसिंग प्राइस पॉलिसी। कई संस्थाएं अपने कुछ ग्राहकों के लिए अपने आधारभूत मूल्यों में समायोजन करती हैं तथा ग्राहकों को लाभान्वित करती हैं। सामान्यतः शीघ्र या पहले भुगतान करने, अधिक मात्रा में माल क्रय करने या बेमौसम माल क्रय करने वाले ग्राहकों को लाभान्वित करने के लिए ही मूल्य समायोजन किया जाता है। इस मूल्य समायोजन में भी कई प्रकार के हैं, जैसे नकद बट्टा देना, परिमाण बट्टा देना, जैसे अधिक मात्रा में माल खरीदने पर डिस्काउंट देना,
क्रियात्मक भत्ता देना, मौसमी भत्ता देना, भत्ते या छूट आदि इसमें भत्ता तथा भत्ता मूल्य नीति की में ये इसके मूल्य नीतियों के प्रकार हैं। दूसरी है इसमें मूल्य समायोजन नीतियों में विभेदात्मक मूल्य नीति। कभी कभी संस्थाएं अपने भिन्न भिन्न ग्राहकों, उत्पादों या परिस्थितियों में भिन्न भिन्न मूल्य नीतियाँ अपनाती हैं। ऐसी मूल्य नीतियाँ कई प्रकार की हैं, जैसे ग्राहक विभेदक मूल्य नीति। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न ग्राहकों से एक ही उत्पाद या सेवा के लिए भिन्न भिन्न मूल्य वसूल किए जाते हैं। दूसरी है इसमें स्थान विभेदक मूल्य नीति। इसमें स्थान के आधार पर मूल्य में भेद किया जाता है, जैसे सिनेमा हॉल में बॉक्स, बालकोनी, नोबल सर्कल आदि में स्थान की स्थिति के अनुसार भिन्न भिन्न दर से शुल्क वसूल किया जाता है। तीसरी है इसमें समय विभेदक मूल्य नीति। समय के साथ साथ भी मूल्य विभेद किया जाता है। टेलीफोन की दर सार्वजनिक अवकाश के दिन एवं सामान्य दिनों में भिन्न भिन्न होती है। इतना ही नहीं, रात में एवं दिन में भी दरों में भिन्नता की जा सकती है। तीसरी है इसमें मूल्य समायोजन नीतियों में तीसरे प्रकार है मनोवैज्ञानिक मूल्य नीतियाँ। मूल्य ग्राहकों के मस्तिष्क को प्रभावित करते हैं तथा क्रय निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी दृष्टि से अनेक मनोवैज्ञानिक मूल्य नीतियाँ तथा रणनीतियाँ प्रचलन में हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं। पहली है अधिक मूल्य अच्छी किस्म नीति। दूसरी है संदर्भ मूल्य नीति। इसके अंतर्गत क्या है? संदर्भ मूल्य नीति के अंतर्गत संस्थाएं मूल्य निर्धारित करने में पुराने तथ्यों एवं वर्तमान घटनाओं का संदर्भ ध्यान में रखती हैं। इस नीति से मूल्य निर्धारण के लिए वर्तमान मूल्यों, भूतकालीन मूल्यों, क्रय परिस्थितियों तथा क्रेताओं के मस्तिष्क में उत्पाद का मूल्य आदि को ध्यान में रखा जाता है। तीसरी है इसमें विषम मूल्य नीति। विषम या अनोखे मूल्य नीति को हम ऊपर भी लिख चुके हैं। इसमें मूल्य विषम रखा जाता है, अर्थात पूर्णांक या पूर्ण इकाई में नहीं रखा जाता है। इस तरह से मनोवैज्ञानिक मूल्य नीतियों में ये इसकी कुछ रणनीति हैं। चौथी है इसमें मूल्य समायोजन नीतियों में चौथी प्रकार की है संवर्धनात्मक मूल्य नीति। संवर्धनात्मक मूल्य नीति के अंतर्गत उत्पादों का मूल्य सूची मूल्य से भी कम कर दिया जाता है। यह मूल्य कभी कभी लागत से भी कम होता है। ऐसा मूल्य अल्पकाल के लिए ही रखा जा सकता है। ऐसा मूल्य निम्न का प्रकार का हो सकता है, जैसे लॉस लीडर मूल्य, विशेष अवसर या त्यौहार पर मूल्य, नकद रिबेट पर मूल्य और अन्य कुछ संवर्धनात्मक उपाय भी हैं जो कि ये इसमें अपनाए जाते हैं। इसमें पांचवी मूल्य नीति है मूल्य समायोजन नीतियों में उपयोगिता मूल्य नीति। इस नीति के अनुसार उत्पादों का मूल्य उनकी उपयोगिता के अनुसार निर्धारित किया जाता है। इस हेतु कई बार विद्यमान उत्पादों के लक्षणों को पुनः निर्धारित किया जाता है। मूल्य निर्धारण में उत्पाद की किस्म तथा उसकी उपयोगिता को ही ध्यान में रखा जाता है। अगली इसमें है आपके मूल्य समायोजन नीतियों में छठवीं है भौगोलिक मूल्य नीतियाँ एवं व्यूहरचनाएं। मूल्य निर्धारण में भौगोलिक घटकों को ध्यान में रखकर भी मूल्य नीतियाँ बनाई जाती हैं। ऐसी कुछ प्रमुख नीतियाँ एवं रणनीतियाँ इस प्रकार हैं। पहली है उत्पादन मूल्य बिंदु नीति। दूसरी है समान सुपुर्दगी मूल्य नीति। तीसरी है इसमें क्षेत्रीय सुपुर्दगी मूल्य नीति। चौथी है भाड़ा अवशोषण मूल्य नीति, आधार बिंदु मूल्य नीति, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य नीति। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य नीति उन कंपनियों को निर्धारित करनी होती है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादों का विक्रय करती हैं।
कुछ संस्थाएं दुनिया भर में समान मूल्य नीति अपनाती हैं। जैसे बोइंग कंपनी अपने विमानों को लगभग सभी देशों में समान मूल्य पर ही बेचती है, किंतु सदैव ऐसा संभव नहीं होता है। प्रत्येक देश के लिए मूल्य कई बातों से प्रभावित होता है। वहाँ की आर्थिक दशा, कानूनी प्रावधान, कारो मध्यस्थों का पारिश्रमिक, प्रतिस्पर्धा की नीति, स्थिति, उपभोक्ताओं की मनोदशा आदि प्रमुख घटक होते हैं। इस तरह से अब आज हमने आपको मूल्य नीतियाँ तथा व्यूहरचनाओं में 4 प्रकार की मूल्य नीतियाँ व्यूहरचना बनाएंगे, जिनमें विभिन्न प्रकार की मूल्य नीतियों का प्रत्येक में आपको ई कंटेंट के माध्यम से अध्ययन कराया गया है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।